नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट डू इट पर। तो दोस्तों, आज मेरा एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में। तो मैं इस वीडियो में आपको सेल्फ गिवन एनालिसिस दूंगा और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या कैसा लेवल था एग्ज़ाम का, सेक्शन वाइज कैसा लेवल था और मेरे कितने अटेम्प्ट रहे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट एनालिसिस को। तो सबसे पहले हम लोग जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे और सीक्वेंस बिल्कुल ऐसा ही था, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग जैसा मॉक में होता है। तो जनरल अवेयरनेस दोस्तों मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, दिखने में तो थोड़े से इजी लग रहे थे लेकिन थोड़े से मतलब डीप क्वेश्चन थे। जैसा मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं कि इस बार जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था वनडे का, उसमें नीदरलैंड ने किन किन कंट्रीज़ को हराया है, ये क्वेश्चन था। और भारत में कौन कौन सी कंपनियां मुझे मतलब कितनी कंपनियां यूनिकॉर्न बनी हैं 2020 और 21 में, ये भी पूछा था। इस तरीके के क्वेश्चंस थे। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने अच्छे से किया होगा जीए, मतलब पढ़ाई अच्छे से की होगी रेगुलर डेली, उनको ये इजी गया होगा शायद, है ना। तो अगर दोस्तों आपने मतलब की थी रेगुलर, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपने कितने किए जीए में। मैं वीडियो के लास्ट में आपको मेरे अटेम्प्ट बताऊँगा। तो जनरल अवेयरनेस में दोस्तों इतना ही था, मतलब क्वेश्चन मतलब अपने स्टेटमेंट बेस नहीं थे लेकिन डीप थे क्वेश्चन, बिल्कुल आसान तो बिल्कुल नहीं थे, है ना। तो बाद में हम लोग इंग्लिश की बात करेंगे। तो दोस्तों, इंग्लिश में 2 आरसी आई हुई थी। उसमें एक आरसी इस पर बेस थी, मतलब एक इंसान होता है, वो आईटी में काम कर रहा होता है, आईटी, और उसको मतलब एग्रीकल्चर फार्मिंग वगैरह करनी होती थी क्योंकि उसका पूरा फैमिली मतलब फार्मिंग ही करता था। तो वो मतलब गांव में आके फार्मिंग करता है मिलेट्स की वगैरह, और लोगों को भी अवेयर करता है कि मतलब आप भी मिलेट्स की फार्मिंग करो और मतलब नए नए तरीके अपनाओ फार्मिंग में। तो इस तरीके का ये पैसेज था, बिल्कुल एकदम इजी लेवल का पैसेज था। क्लर्क मतलब अपना प्री लेवल का पैसेज था। तो इसमें कुछ 8-9 क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल आसान थे। बाद में सेंटेंस रीअरेंजमेंट था। और हाँ, दूसरा जो आरसी था वो थोड़ा सा, उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, मॉडरेट थी, तो उसके क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, लेकिन वो भी इतना भी मुश्किल नहीं था। तो उस पर भी 8 क्वेश्चन होंगे। बाद में सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, उसमें मतलब चार सेंटेंस दिए हुए थे, उसको रीअरेंज करना था, उसमें 2 क्वेश्चन थे। बाद में कुछ वर्ड्स थे, वर्ड स्वैपिंग करनी थी, तो ये मतलब इसमें ही आ गया सेंटेंस अरेंजमेंट में। तो इस पे भी कुछ टोटल 6-7 क्वेश्चन होंगे। बाद में क्लोज टेस्ट थी, और क्लोज टेस्ट में कैसा था, मतलब 7 ब्लैंक होंगी और मतलब उन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे। फर्स्ट ब्लैंक के लिए 3 वर्ड दिए हुए थे, तो 3 में से कितने वहाँ पे फिट हो सकते थे, इस तरीके का दिया हुआ था। तो इसकी लैंग्वेज भी इजी थी। बाद में फिलर था, फिलर भी डुएबल थे। एरर डिटेक्शन था, एरर मैंने किए नहीं। एरर में उन्होंने मतलब करेक्ट सेंटेंस पहचानने को बोला था, मतलब 3 को सेंटेंस दिए हुए थे, उसमें से कौन सा करेक्ट है, तो ये पूछा था। बाद में मिसलेनियस के क्वेश्चन थे कुछ। तो इंग्लिश का लेवल दोस्तों इजी टू मॉडरेट था, बिल्कुल मतलब मॉक में जैसा होता है बिल्कुल भी वैसा लेवल नहीं था। आप कर सकते हो, मतलब जिनका 4 मार्च को पेपर है, आप ज़्यादा टेंशन मत लो इंग्लिश का, आप वहाँ पे इंग्लिश का आराम से कर लोगे। तो दोस्तों, अब क्वांट की बात करते हैं। तो क्वांट में दोस्तों पाई चार्ट वाली डीआई थी। ये डीआई एग्जैक्ट कैसी थी मैं आपको बताऊंगा, एक बार मैं पूरा क्वांट का बता देता हूँ आपको। पाई चार्ट वाली डीआई थी, उस पर 5 क्वेश्चन थे। बाद में कैसलेट वाली डीआई थी। कैसलेट वाली अरिथमेटिक की डीआई थी, इसमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, इनका डाटा दिया हुआ था। बाद में बार ग्राफ और टेबल डीआई थी, और ये भी थोड़ी सी इस पे क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट थे। मतलब इस पे टोटल 5 क्वेश्चन थे, और उसमें मतलब 2 क्वेश्चन में ऐसा था, 2-3 क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी हमें पहचाननी थी कि मतलब ये हो सकता है क्या। तो इस तरीके के, और मतलब उन्होंने मतलब ऐसा भी किया हुआ था कि क्वेश्चन दिए हुए उसके नीचे ये कंडीशन और कौन सी सही हो सकती है, ऐसा नीचे पूछा था। थोड़े से लेंदी क्वेश्चन थे। बाद में टेबल डीआई भी थी, वो उसमें वेरिएबल्स थे, थोड़ी सी दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी। डेटा सफिशिएंसी था, इसमें डेटा सफिशिएंसी भी नॉर्मली थी। सिंप्लीफिकेशन था, सिंप्लीफिकेशन दोस्तों बिल्कुल आसान था। इस पे भी 3 से 4 या फिर 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस थे, उस पे 3 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज़ थी, और नंबर सीरीज़ दोस्तों बिल्कुल भी सीधी तरीके से नहीं आई हुई थी। मतलब उन्होंने कैसा दिया था, A B C और आगे कुछ नंबर दे दिए,
और नीचे और एक सीरीज़ दे दी, उसमें भी कुछ वेरिएबल डाल दिए। ऐसा मतलब थोड़ा वेरिएबल बेस थी, मतलब नंबर सीरीज़ डायरेक्ट नहीं थी। और क्वाड्रेटिक भी डायरेक्ट नहीं था, थोड़ा सा न्यू पैटर्न ही था क्वाड्रेटिक में। और बाकी अरिथमेटिक थे, अरिथमेटिक पे भी 9 से 10 क्वेश्चन होंगे, और इस पे भी वेरिएबल तो थे ही इसमें। तो मैं आपको पाई चार्ट वाली डीआई कैसी थी एक बार बता देता हूँ। तो दोस्तों पाई चार्ट डीआई थी, उसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का डाटा दिया हुआ था। मतलब ये देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और ये x% था, ये 23% था, ये 1.25x% था, ये 20% था, और ये y% था। और इसकी टोटल मतलब 400 में ये डिवाइड था पूरा। और उन्होंने मंडे और वेडनेसडे का डिफरेंस 12 दे दिया था। तो इसका डिफरेंस क्या आता है, 0.25x% है ना। तो ये 1/4 x% इज इक्वल टू 12 आ गया है ना। तो x% की वैल्यू क्या आ गई, 48। तो इसमें मेरी गलती क्या हुई दोस्तों, मैंने इसको मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं माना। मैंने इसमें 48% डाल के देखा, इसको 48 से मल्टीप्लाई करके देखा, और मतलब मेरे दिमाग में आया नहीं कि मैं इसको एग्जैक्ट वैल्यू मान सकता हूँ। तो ये मेरे से गलती हुई, मतलब इसमें ये बहुत बड़ा ब्लंडर कहूँगा मैं। नहीं तो मेरे 5 मार्क्स आराम से बन जाते, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी काफ़ी इजी थे, मुश्किल नहीं थे। तो ठीक है, ये ऐसा रहा। अब रीजनिंग का मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों रीजनिंग में लीनियर पजल थी, लीनियर लाइन में, मतलब नॉर्थ फेसिंग कुछ पर्सन बैठे हुए थे, 8 लोग, और ब्लड रिलेशन भी मिक्स था उसमें। तो इसमें भी मैंने ये भी ट्राई करने का किया, लेकिन ये मेरे से सॉल्व नहीं हुई। बाद में फ्लोर बेस्ड पजल था, उसमें 13 फ्लोर थे और 9 पर्सन बैठे हुए थे, और इसमें वैकेंट थी कुछ पोजीशन। तो ये भी मतलब मॉडरेट कह सकते हैं, ये मेरे से सॉल्व हुई। मतलब कंडीशन मतलब देखते साथ एलिमिनेट हो रही थी, लेकिन कुछ लास्ट के जो 2-3 लाइन थी उसमें थोड़ा सा उन्होंने फंसाया हुआ था। अगर उसको आप अगर अच्छे से टैकल कर लेते तो ये आपसे बिल्कुल बन सकता था पजल। बाद में कोडेड डायरेक्शन था, कोडेड डायरेक्शन भी थोड़ा सा मुझे न्यू टाइप का लगा, तो कोडेड डायरेक्शन मेरे से हुआ नहीं। कोडेड ब्लड रिलेशन था, वो भी बिल्कुल आसान था। सिलॉक्स थे, सिलॉक्स कैसे थे दोस्तों, उन्होंने पहले कुछ कंडीशन दे दी थी, $, मतलब सम ARB, ऐसी कुछ 2-3 कंडीशन थी। और बाद में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हुए थे, और उसमें मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा दिया हुआ था, समर, $, मॉनसून वगैरह ऐसा, और उस पर हमें मतलब सॉल्व करना था सिलॉज। इनइक्वेलिटी थी, इनइक्वेलिटी का पैटर्न मतलब कोडेड इनइक्वेलिटी नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, मतलब उन्होंने ज़्यादा दिए हुए थे। तो इनइक्वेलिटी था। इनपुट आउटपुट था, इनपुट आउटपुट का की तो मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो इसे मैंने छोड़ दिया था। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी इजी थे, तो मैंने डेटा सफिशिएंसी भी किया। बाद में मिसलिनियस थे, मतलब वर्ड फॉर्मेशन वगैरह, नंबर का था, नंबर टेस्ट वगैरह। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे। रीजनिंग के मुझे सारे के सारे क्वेश्चन तो याद नहीं है। तो ये था रीजनिंग का। तो मैं दोस्तों मेरे अटेम्प्ट आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों एक बार, तो दोस्तों जीए में मैंने अटेम्प्ट किए, जीए में मैंने 21 अटेम्प्ट किए, और इसमें से मैंने चेक किया तो मेरे 8 सही है, बाकी 4-5 तो मेरे गलत हो गए, मतलब देखते मैंने चेक किया तो बाकी का मुझे पता नहीं। तो इसमें मतलब काफ़ी निगेटिव में जाऊंगा मैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बाद में इंग्लिश था, इंग्लिश इजी था, तो इसमें 32 अटेम्प्ट हुए, और इसकी मुझे मतलब लग रहा है कि इसकी एक्यूरेसी भी मेरी अच्छी रहेगी, क्योंकि इंग्लिश तो ओवरऑल इजी लगा मुझे, बाकी लोगों को भी लगा इजी। तो इंग्लिश में मैंने 32 अटेम्प्ट किए। बाद में कॉन्ट में दोस्तों अगर वो ये जो ऊपर वाली जो मतलब डीआई मेरे से बन जाती तो मेरे ज़्यादा हो सकते थे अटेम्प्ट, लेकिन मेरे अब 16 अटेम्प्ट रहे। तो इसमें मैंने एक मतलब 3 क्वेश्चन डीआई के किए, बाकी पूरा मतलब क्वांटिटी वाला मिसलिनियस वगैरह क्वेश्चन किए, नहीं तो कॉन्ट में और अच्छा कर सकता था मैं। बाद में रीजनिंग में मैंने दोस्तों 2 क्रिटिकल के क्वेश्चन किए, और वो मुझे आसान लगे, तो मेरे पास टाइम नहीं था दूसरा करने के लिए, तो मैंने क्रिटिकल का ट्राई किया और इजी लगे, तो शायद वो सही हो जाएंगे। बाकी रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट रहा 22,
तो टोटल कितना रहा ये 3 2 5 6 80 8 9 का करा। टोटल दोस्तों मेरा 91 अटेम्प्ट रहा। और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में 2 मार्क्स के होते हैं, वो हमें पता नहीं चलता है, तो इसमें और 2-3 मार्क्स आप जोड़ लो। तो 91 का मेरा अटेम्प्ट रहा। और इसमें मतलब गलत जीए में हो सकते हैं और इंग्लिश में भी, इंग्लिश में थोड़े कम होंगे। तो एक्यूरेसी मेरी इंग्लिश क्वांट रीजनिंग में अच्छी है, लेकिन जीए का बोल नहीं सकता। और महाराष्ट्र में सिर्फ 100 ही वैकेंसीज़ है ना, तो यहाँ का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। तो अभी मतलब मैं कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं करूँगा कि मतलब हो भी सकता है वगैरह ऐसा। तो अभी मतलब यार दोस्तों फ्रेश स्टार्टिंग करनी होगी, मतलब ये नए साल के जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ ऑप्शन तो नहीं है करने के अलावा, तो इसलिए करना तो होगा ही। अभी मूड तो ऑफ था, लेकिन सोचा मतलब शेयर कर दो आपके साथ क्या क्या कैसे अटेम्प्ट रहे। तो दोस्तों ये था। आप बताना दोस्तों आपके कितने अटेम्प्ट रहे, सेक्शन वाइज बताना दोस्तों, और आपने कौन से स्टेट से फील किया है ये भी बताना। और दोस्तों जिनका भी 4 मार्च को एग्ज़ाम है वो इंग्लिश की टेंशन बिल्कुल भी मत लो, इंग्लिश का ज़्यादा लोड मत लो। बाकी रेगुलर जैसा आप करते हो वैसा ही करते रहो, ज़्यादा कुछ अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज मत करो, बस मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से लगाओ, है ना। तो और दोस्तों मेरा 2 तारीख को NICL असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, तो उसका भी देखेंगे। अब मतलब अब ये जो आगे एग्ज़ाम आएंगे उसके मैं फॉर्म फिलअप करूँगा। पिछले साल तो मैंने मतलब इस साल मैंने कुछ प्राइवेट बैंक वगैरह इनके नहीं किए थे, तो इस बार मैं IDBI वगैरह के भी करूँगा। तो दोस्तों ये मेरा अटेम्प्ट रहा। आप बताना आपका कितने अटेम्प्ट रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।